अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट पे है। ये मैप मैंने ऐड किया है ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से ये पैलेस्टाइन जो है ये अरबों के कंट्रोल में था। मुसलमान यहाँ पे रहते थे और आहिस्ता आहिस्ता से यहूदियों ने अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू की। और अब ये जो मुल्क है ये मेजरली इसराइल कंट्रोल करता है। और सिर्फ ये पोर्शन, ये ग्रीन में जो मार्क हुआ हुआ है, ये पोर्शन अरबों के पास रह गया है। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे हिस्ट्री के मसले कहाँ से शुरू हुए, क्यों हुए, और फिर हम करंट इशू इसको डिस्कस करेंगे कि अब जो इस वक्त जो गाजा में वॉर चल रही है उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। फिर हम की एक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से की एक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस सारे क्राइसिस में। हम इसकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे, हम पाकिस्तान का रोल डिस्कस करेंगे और हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। और हम इस टॉपिक को कवर करेंगे डिफरेंट डायमेंशंस में। इसमें हमें मोस्टली आपने भी देखा होगा कि जब भी पैलेस्टाइन की या इसराइल की बात की जाती है तो हमें एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या एथनिक पर्सपेक्टिव से बताया जाता है। इसको हम कलेक्टिवली कल्चरल पर्सपेक्टिव भी कह सकते हैं। तो हमें यही बताया जाता है कि यहूदियों का और मुसलमानों का एक मजहबी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं, इस वजह से ये इशू जो है यहाँ तक पहुँचा है और शुरू बेसिकली इस वजह से हुआ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डीपली डिग करें तो हमें समझ आती है कि बेसिकली इसके पीछे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। और उसमें भी समझा ये जाता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो इसके रूट पे हैं। इकोनॉमी जो कि इसकी इस हित्ते की या फिर इस इलाके की जियोग्राफी से रिलेटेड है। फिर हम इसको डिफरेंट लेवल्स पे देखेंगे। इंटरनेशनल लेवल पे कौन से सुपर पावर्स इन्वॉल्व हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, क्या फैक्टर्स हैं, किस तरह से वो इम्पैक्ट होते हैं। रीजनल लेवल पे कौन सी पावर्स इन्वॉल्व हैं। और लोकल जो कि पैलेस्टाइन में या इसराइल में जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट रेडिकल ग्रुप्स हैं, मॉडरेट ग्रुप्स हैं, उनके क्या सेंटिमेंट्स हैं, क्या आइडियोलॉजीज हैं और वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं। ये मैप इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस सिग्निफाई करती है। ये बताता है कि ये पैलेस्टाइन जो है ये एक कोस्टल एरिया है। गाजा स्ट्रिप पूरी की पूरी एक कोस्टल बेल्ट है, ये मेडिटेरेनियन सी के साथ लगते हैं। ये इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट एरिया हमेशा से रहा है। जितने भी एम्पायर्स रहे हैं पास्ट में उनके लिए इस एरिया ने सर्व किया है एज एन इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल हब, क्योंकि यहाँ से मेजर इंटरनेशनल ट्रेड शिप्स जो हैं वो गुजरती हैं। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि इजिप्ट बॉर्डर करता है, ये इसराइल और इजिप्ट जो हैं ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और इजिप्ट में सेविस कैनाल है, वो भी एक अनदर इम्पोर्टेंट वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल ट्रेड हब या ट्रेड पोर्ट के तौर पे एक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि मसले कहाँ से शुरू हुए। हम बहुत पीछे नहीं जाएंगे, जब रिलीजियस वॉर्स थी वो इरेलीवेंट है। हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर वन से ऑनवर्ड्स जब सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए और मसला यहाँ तक पहुँचा जो कि अब गाजा में हालात हम देख रहे हैं। वर्ल्ड वॉर वन में बेसिकली पूरी दुनिया जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। एक ग्रुप था जिसको हम एलाइड पावर्स कहते हैं, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और कुछ ममालिक थे। और एक ग्रुप था एक्सिस ग्रुप कहा जाता है उसको, या सेंट्रल पावर्स कहा जाता है। और उस ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और कुछ छोटे मोटे ममालिक थे। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 तक चली। और इस वॉर के रिजल्ट में एंड पे ये हुआ कि जो एक्सिस ग्रुप था जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर थे, ये ग्रुप हार गया। और एज अ पेनल्टी इनको कुछ कंसेशंस करनी, इनको कुछ जो है वो अपनी टेरिटरीज लूज करनी पड़ी। और ऑटोमन एम्पायर जो है उसको डिसमेंबर कर दिया गया। पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो गया। सिर्फ एक छोटा सा टर्की जो है वो, जो आज का टर्की है, वो हमारे पास है। बाकी जो है जितने भी इलाके इसके इस एम्पायर में आते थे उनको डिवाइड कर दिया गया। कुछ इलाके ब्रिटेन ने ले लिए, कुछ इलाके फ्रांस ने ले लिए, कुछ इलाके स्पेन ने ले लिए। इस तरह से ये डिसमेंबर हो गया। पैलेस्टाइन जो था, जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, वो अब चला गया ब्रिटेन के कंट्रोल में। और यहाँ से मसले बेसिकली शुरू हुए। ब्रिटेन जब कंट्रोल कर रहा था
पैलेस्टाइन को, तो पूरी दुनिया से यहूदी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पैलेस्टाइन में आके आबाद होना शुरू हो गए। अरबों ने जब इस चीज़ पे प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटेन ने अरबों को सप्रेस कर दिया और अपना अप्रूवल दिया कि जिसकी वजह से यहूदी यहाँ पे आके आबाद होना शुरू हुए। ये चीज़ें चलती जा रही थी, यहूदी यहाँ पे बहुत आ रहे थे लेकिन स्लो थे, बहुत एकदम मैसिव इन्फ्लक्स नहीं था। जर्मनी में हम देखते हैं हिटलर और इटली में हम देखते हैं मुसोलिनी। इन्होंने मैसिव लेवल पे यहूदियों का कत्लेआम किया और जो यहूदी जान बचाने में कामयाब हो गए वो मैसिव लेवल पे पूरी दुनिया से और जर्मनी और इटली से पैलेस्टाइन में आके आबाद होना शुरू हो गए। तो जो मैसिव इन्फ्लक्स हुआ है यहूदियों का पैलेस्टाइन में वो उस टाइम पे हुआ है जब हिटलर और मुसोलिनी का टाइम था। एज अ रिजल्ट यहूदियों की और अरबों के ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए पैलेस्टाइन में, क्योंकि अरबों का होमलैंड था, अरब वहाँ पे रह रहे थे, लेकिन यहूदी वहाँ पे आके जान बचा के वहाँ पे पहले भी आना शुरू हुए और हिटलर और मुसोलिनी की वजह से भी ज़्यादा आना शुरू हो गए। वो इस इलाके में आके क्यों रहना शुरू हुए, क्योंकि बहुत सदियों पहले ये जो पैलेस्टाइन का जो रीजन है ये यहूदियों की होमलैंड थी, तो वो नेचुरली इस तरफ इंक्लाइंड है और वो अपनी जान बचा के यहाँ पे जो है वो आके रहना शुरू हो गए। ये जो मसला है इसकी वजह से अरबों के और यहूदियों के कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉयलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि ब्रिटेन के कंट्रोल से चीज़ें निकल गईं और ब्रिटेन ने आखिरकार यूनाइटेड नेशंस का जाके दरवाज़ा खटकाया और उनसे रेजोल्यूशन मांगा। यूनाइटेड नेशंस ने पार्टीशन प्लान दिया इस मसले के हल के लिए। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को डिवाइड कर दिया जाए दो में, एक हिस्सा पैलेस्टाइन के पास चला जाए, एक हिस्सा इसराइल के पास चला जाए। इसराइलियों ने, यहूदियों ने इस पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया और इंडिपेंडेंट इसराइल स्टेट डिक्लेयर कर दी। ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं कि पैलेस्टीनियंस ने, अरब्स ने पार्टीशन प्लान को रिजेक्ट किया और इसराइल पे अटैक कर दिया। ये पहली वॉर थी इसराइल और अरब की, ये 1948 में हुई। इसका रिजल्ट ये निकला कि इसराइल जो है वो जीत गया और अरब 5 अरब ममालिक जो हैं वो हार गए और पहले से ज़्यादा जो टेरिटोरी है वो इसराइल के कब्जे में चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ अर्से के बाद रिटेलिएशन में, बेसिकली गुस्से में, इजिप्ट ने सुएज़ कैनाल और स्ट्रेट ऑफ तिरान, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड के लिए शिप्स गुजरती हैं और जहां से इसराइल की शिप्स भी गुजरती हैं ट्रेड के लिए, सुएज़ कैनाल और स्ट्रेट ऑफ तिरान इनको ब्लॉक कर दिया, इनको नेशनलाइज किया और ब्लॉक कर दिया इसराइली शिप्स के लिए। ये इस मैप में शो किया जा रहा है, ये सुएज़ कैनाल है जो कि रेड में सर्कल्ड है और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ तिरान है। तो रिटेलिएशन में इनकी एक वॉर हुई, ठीक है, क्योंकि इसराइल जो है वो ट्रेड पे डिपेंड करता है और उसकी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही थी, तो इनकी इजिप्ट की और इसराइल की वॉर हो गई। इसराइल इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके सामने आया, उसने गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट का इलाका है उस पर कब्जा कर लिया। ये भी इस मैप में शो हो रहा है, ये जो इनसर्कल्ड एरिया है जिसमें ये लाइंस बनी हुई हैं, ये गाज़ा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला इसराइल के कब्जे में चला गया। इस जंग को ख़त्म किया, सीज फायर किया यूनाइटेड नेशंस ने अपनी मीडिएशन के थ्रू। कुछ कंसेशंस इसराइल को करनी पड़ी, कुछ कंसेशंस इजिप्ट को करनी पड़ी। इसराइल ने अग्री कर लिया कि वो सिनाई से अपनी फोर्सेस हटा लेगा और इजिप्ट ने अग्री किया कि वो सुएज़ पोर्ट से इसराइल की शिप्स को जो है वो इजी पैसेज उनका अलाउ कर देगा। इसके बाद एक और जंग हुई 1967 में अरबों की और इसराइल की। इस जंग की वजह फिर से सुएज़ पोर्ट और स्ट्रेट ऑफ तिरान थी, क्योंकि इजिप्ट ने दोबारा से सुएज़ पोर्ट को और स्ट्रेट ऑफ तिरान को इसराइली शिप्स के लिए बंद कर दिया। इस दफ़ा जॉर्डन ने इजिप्ट के साथ मिलकर एक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया, ताकि अगर इसराइल अटैक करे तो हम जॉइंट अपनी फोर्सेस भेजें और जो है उसको काउंटर कर सकें।
इसराइल ने रिटेलिएशन में अटैक तो करना ही था क्योंकि उसकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही थी। तो इसराइल ने अटैक किया और इस दफ़ा इसराइल जो है वो और ज़्यादा एरिया अपने कब्जे में लेने में कामयाब हो गया। इस दफ़ा हम देखते हैं कि इसराइल ने इजिप्ट का सिनाई चला गया, पैलेस्टाइन का गाज़ा चला गया, फिर जॉर्डन का जो रिवर जॉर्डन है, जो वेस्टर्न पार्ट है, वो पूरे का पूरा चला गया, फिर सीरिया की गोलान हाइट्स चली गई और जेरूशलम और पैलेस्टाइन का मजीद एरिया इसराइल के कब्जे में चला गया। इस दफ़ा फिर अरबों को शिकस्त हुई और इसराइल जीत गया क्योंकि इसराइल के पास यूएस की सपोर्ट थी, सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स और सुपीरियर इक्विपमेंट था। उसके बाद एक और जंग हुई 1973 में अरबों की और इसराइल की। इसमें सीरिया और इजिप्ट ने कंबाइन की अपनी फोर्सेस और अटैक किया इसराइल पे ताकि इनके जो लॉस्ट टेरिटोरीज हैं वो वापस लिए जा सकें। इस जंग में इजिप्शियन फोर्सेस ने तो अपना एरिया वापस ले लिया, सिनाई पेनिनसुला वापस ले लिया, लेकिन सीरियन फोर्सेस अपनी गोलान हाइट्स वापस नहीं ले सके। तो ओवरऑल इस जंग का भी रिजल्ट यही निकला कि इसराइल जो है वो डोमिनेट ही रहा, सिर्फ इजिप्ट अपना हिस्सा वापस ले सका, बाकी सारे का सारा जो इलाका था पैलेस्टाइन का और जो 1967 की जो लॉस्ट टेरिटोरीज थी वो इसराइल के कब्जे में ही रही। आगे हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इस तरह से होना शुरू हुई कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन के लिए जो मूवमेंट्स चलाई जा रही थी और जो इसका मसला हल करने की कोशिशें की जा रही थी, वो इंटरनेशनल अफेयर से बेसिकली हटना शुरू हो गया फोकस, और वो बैक एंड पे चला गया और इंटरनेशनल एरिना में और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो इमर्ज करना शुरू हो गए कि पैलेस्टीनियन जो हैं वो वहीं के वहीं रह गए, जिस तरह से कश्मीर के लोग जो हैं उनका मसला बिल्कुल बैक एंड पे चला गया। तो पैलेस्टीनियंस ने एक मूवमेंट शुरू की ताकि पैलेस्टीनियन लिबरेशन कॉज को दोबारा से सामने लाया जाए और इस मसले का हल निकाला जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि पैलेस्टाइन में बहुत सारे ग्रुप्स इमर्ज करते हैं पैलेस्टीनियन लिबरेशन के लिए। एक पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक हमास थी, एक फतह थी और बहुत सारे ग्रुप्स, फिर लेबनान में हिजबुल्ला और मिडल ईस्ट में बहुत सारे ग्रुप्स जो कि अपने अपने राइट्स के लिए अपने अपनी आइडियोलॉजीज लेके इमर्ज कर रहे थे। इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। पैलेस्टाइन में ये जो ग्रुप्स बने थे इनकी भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी। मेन इशू इनका यही था कि पैलेस्टीनियन कॉज होनी चाहिए, कि पैलेस्टाइन के लिए हम कर रहे हैं, उसके लिबरेशन के लिए कर रहे हैं, उसके राइट्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके आपस में कुछ पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंसेस और कुछ पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंसेस थे। जो पीएलओ थी इसको इसकी क्योंकि इसकी अप्रोच थोड़ी सी मॉडरेट होना शुरू हो गई, थोड़ा सा ये पीस की तरफ जाना शुरू हो गया, तो इंटरनेशनल एरिना में जो सुपर पावर्स हैं या जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है वो पीएलओ को थोड़ा सा बेहतर समझना शुरू हो गई और उसके साथ निगोशिएशंस करना शुरू कर दिए। तो एज अ रिजल्ट ओस्लो अकॉर्ड्स हुए। ओस्लो अकॉर्ड्स में क्या हुआ कि इसराइल ने पीएलओ को एज अ लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म फॉर पैलेस्टीनियन कॉज एक्सेप्ट कर लिया। जिस तरह से हम देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को एज अ लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म फॉर मुस्लिम कॉज रिकॉग्नाइज किया था, उसी तरह से इसराइल ने ओस्लो अकॉर्ड्स के थ्रू पीएलओ को रिकॉग्नाइज किया और पीएलओ ने इन रिटर्न इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन इसराइली स्टेट। उसके बाद भी मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी फेवर में नहीं गए। पीएलओ का जो लीडर था यासिर अरफात, उसकी सडन डेथ और रेडिकल ग्रुप्स की इमरजेंस इसराइल में भी और अरब्स जो हैं अरब वर्ल्ड उसमें भी। एक प्राइम मिनिस्टर था इसराइल का जिसने कंसेशंस की थी टुवर्ड्स पैलेस्टीनियंस, लेकिन इसराइली रेडिकल ग्रुप्स ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर को कत्ल कर दिया। तो चीज़ें वहीं की वहीं रहीं, इसराइल की डोमिनेशन मज़ीद से मज़ीद बढ़ती गई, पैलेस्टीनियंस के लिए मज़ीद मसला ख़राब होता गया और उनकी ब्रुटैलिटीज़ जो उनकी तरफ होती रही हैं वो सबको पता है। इसी सिलसिले में आगे चलते हैं तो एक रोड मैप बनाया गया 2003 में।
इस रोड मैप के मुताबिक इसराइल ने इस चीज़ को एडमिट किया कि जी पैलेस्टाइन के लिए एक प्रोविजनल स्टेट बना दी जाए, उसके प्रोविजनल बॉर्डर्स हों, और इसराइल ने ये चीज़ एक्सेप्ट की और इस चीज़ पे इसका वादा किया कि अब मज़ीद पैलेस्टाइन में जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं जो इसराइल के कंट्रोल में हैं वहाँ पे मज़ीद जूइश सेटलमेंट्स नहीं होंगी। बाकी जो जेरूशलम का मसला है जिस पे इसराइली भी क्लेम करते हैं, जिस पे पैलेस्टीनियंस भी क्लेम करते हैं, पैलेस्टीनियंस भी अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं और इसराइली भी उसको अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं, और वो रिलीजियस टाइज हैं उनकी इस जेरूशलम इस इलाके में। तो उन्होंने कहा कि ये मसला जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो उसको डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन बाकी जो है एक प्रोविजनल इस पैलेस्टीनियन स्टेट और फ्रीजिंग ऑफ जूश सेटलमेंट्स ये तय पा गए। और पैलेस्टीनियंस ने ये वादा किया कि हम इसराइल पे अब अटैक नहीं करेंगे, जितने भी रेडिकल ग्रुप्स हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा और इसराइलियों को, यहूदियों को पीसफुली रहने दिया जाएगा। लेकिन जो रेडिकल ग्रुप्स थे, हमास, इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप और जो दूसरे ग्रुप्स थे इसराइल में भी, उन्होंने इस रोड मैप को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक और रोड मैप निकाला गया, वो था 2004 का। अब इस 2004 के रोड मैप में इसराइल ने अपनी फोर्सेस गाजा स्ट्रिप से रिमूव कर दी और पैलेस्टीनियंस को ये अथॉरिटी दे दी कि वो अपनी सिविल गवर्नमेंट वहाँ पे कायम कर सकते हैं। इसके नतीजे में हमास ने वहाँ पे अपनी एक गवर्नमेंट कायम कर ली गाजा स्ट्रिप में। हमास का राइवल ग्रुप था फतह। हमास ने फतह को हराते हुए अपनी हुकूमत कायम कर ली। इसके अलावा वहाँ पे क्या हुआ कि हिजबुल्लाह जो कि लेबनान बेस्ड थी, उसने इसराइल पे अटैक कर दिया और हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग शुरू हो गई। और इसराइल ने अपनी सेटलमेंट्स को फ्रीज नहीं किया, मज़ीद बढ़ाई, और गाज़ा जो है उस पे रिस्ट्रिक्शंस, उसके बॉर्डर्स पे रिस्ट्रिक्शंस कर दी, और इकोनॉमिक जो कॉपरेशन था अरबों के साथ उसको ख़त्म कर दिया। तो एज अ रिजल्ट अरबों के लिए मसले ज़्यादा बिगड़ गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक कैंप डेविड एकॉर्ड्स हुए थे इजिप्ट और इसराइल के दरमियान पास्ट में, जिसमें इजिप्ट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया और उसके कुछ अरसे के बाद जॉर्डन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया एज अ लेजिटिमेट, एज अ सॉवरेन स्टेट। अब 2020 में अब्राहम एकॉर्ड्स हुए। अब्राहम एकॉर्ड्स में और कुछ मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, उसके साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टाइज इंक्रीज की। और पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि अब्राहम एकॉर्ड्स की एक्सटेंशन की जा रही है। इस एक्सटेंशन में सऊदीया, ओमान, दुबई और कुछ ममालिक, मुस्लिम ममालिक इसराइल को रिकॉग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉपरेशन करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इनकी शर्त यह है कि पैलेस्टाइन को एक फ्री स्टेट बनाया जाए। ये एकॉर्ड्स अभी चल ही रहे थे, निगोशिएशंस अभी चल ही रही थी यूएस की मीडिएशन से, कि हमास ने एन उसी वक्त इसराइल पे अटैक कर दिया, जो कि अब गाजा में हम वॉर देख रहे हैं। अब इसमें कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि हमास जो है वो ईरान की प्रॉक्सी है, ईरान की सपोर्ट से हमास ने अटैक किया इसराइल पे। और कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि चाइना और ईरान दोनों की सपोर्ट है। इंटरनेशनल लेवल पे चाइना की और यूएस की राइवलरी है और मिडल ईस्ट में उनकी पावर टसल है, तो वो अपनी इन्फ्लुएंस के लिए, अपने क्लाउड के लिए हमास को सपोर्ट कर रहा है चाइना, और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएसए। और ईरान जो है, ईरान और सऊदीया की पावर टसल है इस रीजन में, तो ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सऊदीया जो है वो इसराइल को सपोर्ट करने जा रहा था, इसराइल को रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। और कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि हमास को पहले ये देख लेना चाहिए था कि अब्राहम एकॉर्ड्स का क्या नतीजा निकलता है। अगर अब्राहम एकॉर्ड्स के नतीजे में पैलेस्टाइन को एक फ्री स्टेट ना मिलती, तब हमास को अटैक करना चाहिए था, इससे पहले नहीं अटैक करना चाहिए था। तो ये चीज़ें जो हैं ये अभी टाइम के साथ साथ रिवील होंगी कि किस हमास ने अटैक क्यों किया, उसके पीछे क्या क्या फोर्सेस थी
और उसका नतीजा क्या निकलता है, आगे जाके अब्राहम अकॉर्ड्स जो हैं वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये हम टाइम के साथ साथ हम जिस तरह से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं हमें उस तरह से समझ आएगी। फिर हम देखते हैं कि पैलेस्टाइन जो है वो इतना ज़रूरी क्यों है, इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, क्यों पूरी दुनिया का फोकस पैलेस्टाइन पे है। तो पैलेस्टाइन का जो इलाका है ये हमेशा से सुपर पावर्स के कंट्रोल में रहा है। जितने भी एम्पायर्स हैं उन सब ने इस इलाके पे हुकूमत की है, उसमें एस्टेक्स आ जाएं, उसमें रोमन्स आ जाएं, उसमें ग्रीक एम्पायर आ जाए, उसमें ऑटोमन एम्पायर आ जाए, उसमें ब्रिटेन का जो एम्पायर था ब्रिटिश एम्पायर आ जाए, इन सब ने इस जगह पे हुकूमत की है इसकी जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की वजह से, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट के तौर पे साबित होता है, ये ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी इलाका है। अब हम एक और चीज़ इसमें देखेंगे कि एम्पायर्स, पुराने जो एम्पायर्स थे, पहले जब एम्पायर्स थे उन्होंने जब किसी जगह को फतह करना होता था तो वो डायरेक्टली अपनी फौजें भेजते थे और उस इलाके को फतह कर लेते थे। लेकिन 95 में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस के बनने से और इंटरनेशनल लॉ के बनने से ये जो रूल है ये ख़त्म हो गया। अब हर स्टेट जो है उसकी अपनी सॉवरेनिटी है और अपनी सेंटिटी है। कोई भी दूसरा मुल्क जो है वो एक मुल्क दूसरे मुल्क पे अटैक नहीं कर सकता डायरेक्टली अपनी फौजें भेज के। अगर कोई करता है तो वो इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। जिस तरह से रशिया ने जॉर्जिया पे या फिर यूक्रेन पे फौजें भेजी तो वो उसको इंटरनेशनल लॉ में अगर हम देखें तो वो इलीगल है। इसी तरह से 1945 के ऑनवर्ड्स जो भी था इंटरनेशनल लॉ की वजह से अब कोई भी मुल्क जो है वो डायरेक्टली तो पैलेस्टाइन में जाके अपनी फौजें भेज के इस इलाके को अपने कब्जे में नहीं कर सकता था। और 1945 के ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एज अ सुपर पावर और एज एन एम्पायर इमर्ज हुआ। अब यूनाइटेड स्टेट्स अपनी डोमिनेशन के लिए डायरेक्टली पैलेस्टाइन में अपनी फौजें नहीं भेज सकता अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, तो उसने इसराइल के थ्रू अपनी डोमिनेशन और अपना इन्फ्लुएंस कायम रखा इस खिते पे और इस रीजन पे। तो इसराइल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो एम्पायर है उसकी एक प्रॉक्सी के तौर पे साबित होता है। एक ये फैक्टर हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, एक यूएस जो एम्पायर्स का क्यों फोकस रहा इस रीजन पे, यूनाइटेड स्टेट्स का क्यों फोकस है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये बहुत ज़रूरी इलाका है। फिर हम देखते हैं कि इस रीजन में उसका सऊदीया का और ईरान का आपस में पावर टसल है, डोमिनेशन की उनकी राइवलरी है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान जो है वो अपनी डोमिनेशन करना चाह रहा है हमास के ज़रिए और सऊदीया जो है वो डोमिनेशन करना चाह रहा है। अगर वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो सऊदीया को मज़ीद सपोर्ट मिल जाएगी इसराइल की और यूनाइटेड स्टेट्स की और उसकी इस खित्ते पे मज़ीद डोमिनेशन हो जाएगी। फिर हम ये भी देखते हैं कि चाइना और यूएस का भी एक कोल्ड वॉर चल रही है। यूएस अपनी डोमिनेशन और कंट्रोल चाहता है मिडल ईस्ट में और चाइना भी अपना इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली इस रीजन पे अपना कंट्रोल चाहता है। और चाइना ने ऑलरेडी ईरान और सऊदीया का एक पीस अग्रीमेंट करवाया है जिसका जिसकी वजह से एक डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है चाइना का इंक्रीज हो रहा है। और उसका नतीजा तो है हम बाद में हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा कि ये पीस अग्रीमेंट सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। लेकिन चाइना का भी इन्फ्लुएंस जो है वो हमास को सपोर्ट करने की रीज़न जो है बेसिकली इस खित्ते पे अपना इन्फ्लुएंस कायम करना है। इसके अलावा शिया और सुन्नियों का मसला जो है, सुन्नी अपनी डोमिनेशन चाहते हैं, शिया अपनी डोमिनेशन चाहते हैं। और ये पूरे मिडल ईस्ट में कुछ हिस्सों में सुन्नी जो है वो डोमिनेंट है, कुछ हिस्सों में शिया डोमिनेंट है। ये डायग्राम है जिसमें आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि इस मसले को हमने 3 डिफरेंट लेवल्स पे और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में देखना है। जो लोकल लेवल है पैलेस्टाइन और इस सिर्फ इस एक मुल्क में अगर हम देखें तो पैलेस्टाइन में भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कुछ रेडिकल ग्रुप्स हैं, कुछ मॉडरेट ग्रुप्स हैं, और इसराइल में भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कुछ रेडिकल और कुछ मॉडरेट। रेडिकल ग्रुप इसराइल के वो हैं जो चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इस हित्ते को और इस
एरिया को, इस मुल्क को कंट्रोल करें और ग्रेटर इसराइल बनाने की एस्पायरेशंस रखते हैं। और पैलेस्टाइन में जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, जिसमें हमास भी एक ग्रुप है, वो चाहते हैं कि पूरी तरह से इसराइलियों को, यहूदियों को इस जगह से निकाल दिया जाए। ऑन दी अदर हैंड जो मॉडरेट ग्रुप्स हैं दोनों के, इसराइल के और पैलेस्टाइन के, वो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के फेवर में हैं। वो चाहते हैं कि निगोशिएशंस के थ्रू इस मसले का हल निकाला जाए, या फिर पीस की तरफ जाए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ जाया जाए, या फिर अगर कोई भी हल निकालना है वो पीसफुली जो है वो हम निकालें, कंसेशंस दे के निकालें, वायलेंस के थ्रू नहीं। ये जो मैप्स हैं ये भी मैंने इसी वजह से ऐड किए हैं ताकि आप लोगों को मज़ीद आइडिया हो जाए कि हमने इस मसले को इंटरनेशनल लेवल पे देखना है, जिसमें यूएस और चाइना की न्यू कोल्ड वॉर चल रही है। फिर और जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनका क्या रोल है। कनाडा ने अभी रिसेंटली हमने देखा है, खबरों में हमने देखा है कि कनाडा ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। और फिर हम रीजन में देखेंगे, मिडल ईस्ट रीजन में ईरान और सऊदी अरेबिया की पावर टसल है और कॉन्फ्लिक्ट है इस हिस्से पे अपनी डोमिनेशन कायम करने के लिए। और ये हमने देखा कि ये इसराइल जो है ये मेडिटेरेनियन के साथ है और ये बहुत एक कोस्टल एरिया है। उसके बाद हम इस रीजन में देख लेंगे, इस मुल्क में देखेंगे कि पैलेस्टाइन और इसराइल जो है उनके आपस में भी उनके आपस में तो इश्यूज हैं, लेकिन विद इन देयर ओन जो जुरिस्डिक्शंस हैं या अपनी जैसे उनके अपने भी कुछ ग्रुप्स हैं जो कुछ रेडिकल हैं, कुछ मॉडरेट हैं, जिनकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं, अपने सेंटिमेंट्स हैं और अपने अपने वो लेके चल रहे हैं और मसले को मज़ीद इन्होंने वर्स कर दिया है। इंटरनेशनल एंड रीजनल डायनामिक्स में हमने यूएस की सपोर्ट देख ली, इसराइल को क्यों यूएस सपोर्ट करता है और यूएस की बैकिंग की वजह से बेसिकली जो है इसराइल इतना ताकतवर हो गया कि इतनी जंगों के बाद अरब ममालिक ने बार बार जंगें की हैं, कंबाइंड फोर्सेस हैं उनकी, लेकिन इसराइल हमेशा जीतता रहा और इसराइल की डोमिनेशन इंक्रीज ही होती जा रही है। और हमें ये देखा कि यूएस क्योंकि वो एक वर्ल्ड पावर है तो वो अपना इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस रखना चाहती है इस रीजन पे। फिर हमने देखा कि डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज हैं कुछ अरब कंट्रीज के इसराइल की तरफ, ठीक है, इसराइल के साथ, और वो रिकग्नाइज करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कुछ ममालिक, मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो रिकग्निशन नहीं चाहते, लेकिन वो पैलेस्टीनियन को सपोर्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनके अपने इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज हैं। इसमें पाकिस्तान आ जाता है, इसमें सीरिया आ जाता है, इसमें लेबनान आ जाता है, इसमें यमन आ जाता है। इनके अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज इतनी ज़्यादा है और सिक्योरिटी कंसर्न्स इतने ज़्यादा है कि ये पैलेस्टीनियंस के लिए कोई भी एक्टिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे। इसके अलावा हमने ये देखना है कि यूएस का और इसराइल का क्या लिंक है आपस में। यूएसए में जो मेजर बिजनेसेस हैं और जो मीडिया है और जो उनकी लेजिस्लेचर है वो बेसिकली इसराइल, वहाँ की यहूदी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल करती है। तो यूएस की मजबूरी है, वो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बना सकते जो इसराइल की फेवर में नहीं जाती। और हमने ये पॉइंट पहले डिस्कस किया कि इसराइल जो है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वो इसराइल को एज अ प्रॉक्सी यूज़ करता है अपनी डोमिनेशन के लिए मिडल ईस्ट पे और पैलेस्टाइन पे। फिर हम इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान देख सकते हैं या पाकिस्तान का रोल हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से मुस्लिम ममालिक की तरफ दोस्ताना रही है और क्योंकि रिलीजियस कॉज ऑब्वियसली, उसके बाद इस वजह से मुस्लिम जो पाकिस्तानी नेशन है वो सॉलिडरिटी शो करती है पैलेस्टीनियन के साथ, लेकिन पाकिस्तान एक प्रो एक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाया या कर पा रहा क्योंकि पाकिस्तान एक वर्स्ट क्राइसिस से गुजर रहा है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिहाज से। और दहशतगर्दी और टेररिज्म, रेडिकलिज्म ये भी दोबारा से लाइमलाइट पे हैं, दोबारा से पाकिस्तान सिक्योरिटी इश्यूज को फेस कर रहा है। इम्पैक्ट्स हैं इसराइल और पैलेस्टाइन इशू के बहुत सारे। रिफ्यूजी क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, रीजनल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, डिसरप्टेड फूड सप्लाईज हैं और एक्सट्रीमिज्म है, रेडिकलिज्म है। इकोनॉमिकली जो है वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। और डिप्लोमेटिक
रिलेशंस और जो अलाइंसेस हैं वो न्यू अलाइंसेस बन रहे हैं और पुराने वाले ख़त्म हो रहे हैं, सिर्फ ये पावर टसल की वजह से। फिर हम इसके अगर सॉल्यूशंस को डिस्कस करें तो सॉल्यूशंस इसके डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन, कि एक इंसान किस तरह से इस पूरे इशू को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है और वो क्या सॉल्यूशन इसका रखता है। मैंने जितना भी रीड आउट किया, जितने एनालिस्ट को देखा, उसके मुताबिक जो है मैंने अपना सॉल्यूशन लिखा कि इसका टू स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि जिस मैसिव लेवल पे यहूदी वहाँ पे आबाद हैं, उनको वहाँ से निकालना जो है वो इम्पॉसिबल है। और क्योंकि अरब वहाँ पे हैं और अरबों की डोमिनेशन, मतलब बाकी पूरा जो इलाका है, ये रीजन है, वो अरबों की है, और बहुत सारे स्टेट्स और नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो अरबों को सपोर्ट करते हैं, तो पूरी तरह से अरबों को भी वहाँ से निकालना इम्पॉसिबल है। तो बेहतर ये है कि टू स्टेट सॉल्यूशन की तरफ चला जाए। ये एक कंसेशन, कुछ कंसेशन इसराइल दे दे, कुछ कंसेशन पैलेस्टीनियंस दे दें, और सबसे बढ़ के ये मसला है कि मुसलमान जो है वो खुद आपस में डिवाइडेड हैं। पूरा जो मिडल ईस्टर्न रीजन है वो आपस में डिवाइडेड है, उनकी यूनिटी है ही नहीं है। और जो एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था पैलेस्टीनियन कॉज के लिए और बाकी मुसलमानों के मसलों के लिए, वो बिल्कुल फेल हो चुका हुआ। ओआईसी जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका हुआ है। ओआईसी जिसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है अगर ये सारी मुसलमान कंट्रीज जो हैं यूनाइट हो जाए, लेकिन ओआईसी ने बिल्कुल कोई रोल प्ले नहीं किया, ना कश्मीर के मसले में, ना पैलेस्टाइन के मसले में, ना ही जो म्यांमार के मुसलमान हैं उनके मसले में। फिर यूनाइटेड नेशंस का अगर हम रोल देखें तो यूनाइटेड नेशंस बेसिकली एक वॉच डॉग है, और इसको क्रिएट ही इसलिए किया गया था ताकि पीस क्रिएट कर सके। लेकिन यूनाइटेड नेशंस पूरी तरह से फेल हुआ है पैलेस्टाइन के मसले में। तो यूनाइटेड नेशंस का जो है वो अनबाइस्ड रोल होना चाहिए। इसके अलावा ये एक सर्वे है, क्योंकि अरबों के और इसराइलियों के दरमियान बहुत ज़्यादा डीप मिसट्रस्ट है। इसराइली समझते हैं कि ये अरब हमें पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, और अरब समझते हैं कि इसराइली हमें पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। और वो समझते हैं कि इस मसले को सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशंस के ज़रिए जो है वो हल किया जा सकता है। पीसफुल निगोशिएशन या डिप्लोमेसी इसका हल नहीं है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि इस सर्वे के मुताबिक जो है वो इस सर्वे में क्लियर आउट हुआ है। अगर हम देखें कि सिर्फ 5% जो है वो पैलेस्टीनियन समझते हैं कि सिर्फ जो पैलेस्टाइन का जो हल है वो मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि 32.1% पैलेस्टीनियंस ये कहते हैं कि निगोशिएशंस अगर हों तो फिर हम एक अग्रीमेंट कायम कर सकते हैं और फिर हम पैलेस्टाइन का हल निकाल सकते हैं, वॉयलेंस से नहीं बल्कि निगोशिएशन से। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान, यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसट्रस्ट है। और इसराइल को थ्रेट्स हैं, जिस तरह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसराइल को उससे थ्रेट है, या हिजबुल्ला है लेबनान बेस्ड, उसके अटैक्स हैं, या फिर और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके जैसे इजिप्ट जो है वो स्विस के पोर्ट को कंट्रोल करता है, और अगर वो जब बंद करता है तो इसराइल को उसकी तरफ से उसकी ट्रेड रुक जाती है। तो इस तरह से कुछ थ्रेट्स और कंसर्न्स इसराइल के हैं और कुछ थ्रेट्स और कंसर्न्स पैलेस्टीनियंस के हैं। दोनों को ये लगता है कि बस एक दूसरे को ख़त्म करना है, लेकिन हमने सर्वे में देखा कि जो मॉडरेट ग्रुप्स हैं और मेजर पोर्शन जो पैलेस्टीनियंस का है वो यही चाहता है कि निगोशिएशंस के थ्रू जो है ये मसले का हल निकाला जाए। बाकी एक और ये चीज़ है कि इसराइल जो है इस वजह से पैलेस्टाइन को, पैलेस्टीनियंस को एक फ्री स्टेट नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर पैलेस्टाइन स्टेट बन गई तो इसराइल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी, पैलेस्टीनियन जो है इसराइल को ख़त्म कर देंगे। ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और एक ही मिस ट्रस्ट है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन, या अगर हम ओवरऑल देखें तो यही हमारे सामने एनालिसिस आया है कि जब भी इसराइल की सबसे पहले जो यहूदियों की सेटलमेंट्स थी वो यूएस बैकिंग थी और वेस्टर्न बैकिंग थी,
और फिर जितनी भी जंगें हुई उसमें यहूदी ही जीते अपनी सुपीरियर टैक्टिक्स की वजह से, इक्विपमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। और मुसलमान जो है वो हमेशा हारते गए और वीक से वीक होके हमारे सामने आए। बेहतरी नहीं आई बल्कि वीक से वीक होके ही हमारे सामने आए। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे यूएस की और चाइना की कोल्ड वॉर जो है उसकी वजह से भी इस पैलेस्टाइन के जो मसला है ये मज़ीद वर्स होता जा रहा है, क्योंकि यूएस इसराइल को अपनी प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ कर रहा है और चाइना हमास को अपनी प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ कर रहा है। और मिडल ईस्ट के लेवल पे हमने देख लिया और लोकल लेवल पे हमने देख लिया कि पैलेस्टाइन के जो अरब हैं वो भी आपस में डिवाइडेड है। उनकी अपनी भी कोई एक जो है वो प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, वो आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स में है। और इसराइल के जो यहूदी हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट में हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि पाक जो मुसलमान हैं वो कम अज़ कम आपस में जॉइन हो, एक अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, एक गोल बनाएं। ये सुन्नी शिया राइवलरी और ये सारी चीज़ें, पावर डोमिनेशन, इस सब को पीछे छोड़ के एक दफ़ा कंबाइन होके एक फोर्स बन के इसराइल पे अटैक करें, ताकि पैलेस्टीनियंस को एक फ्री स्टेट मिल सके। क्योंकि जो गाज़ा में इस वक्त मुसलमानों के साथ, अरबों के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल इनटॉलरेबल है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन पे हैं। आप इसको देखिए, ये जितना भी लेक्चर है इसको बार बार देखिए। और टाइम के साथ साथ जो आप आर्टिकल्स देखेंगे, क्योंकि मेन चीज़ें यही हैं, थोड़े बहुत एडिशंस होंगे सिर्फ, और उसको उस सब को लेके कंबाइन करके अपना इंटरप्रिटेशन बनाइएगा और फिर देखिएगा कि आपको क्या इसके सॉल्यूशंस नज़र आते हैं। वहाँ पे एग्ज़ाम में हमने सॉल्यूशंस अपने मुताबिक लिखने हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप सॉल्यूशन, आपको लगता है कि टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो हल नहीं है, आपको कोई और हल नज़र आता है, आप वो लिखते हैं, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ आपकी इंटरप्रिटेशन मांगी है कि आप इस पूरे प्रोसेस को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।